भारत के दो हथियार से उड़ी ट्रंप की नींद। मुनीर के साथ बर्रे के छत्ते में क्यों डाला हाथ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्त कहते हुए भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। और तो और ट्रंप यह भी दबाव डाल रहे हैं कि भारत किसी भी सूरत में रूस से अपनी दोस्ती तोड़ दे। साथ ही यह धमकी भी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उसे और बुरे अंजाम भुगतने होंगे। भारत ने भी सधे हुए शब्दों में अमेरिका को यह समझा दिया है कि वो अपने राष्ट्रहित से कतई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों इशारों में कह दिया था कि भारत के लिए वो ट्रंप की अपनी दोस्ती तक को कुर्बान कर देंगे। उन्होंने इशारों में यह कहा था कि मैं जानता हूं मुझे इसके लिए निजी तौर पर बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब चर्चा है कि पीएम मोदी खुद इस महीने के आखिर में चीन जाने वाले हैं। दरअसल भारत ने ट्रंप के टैरिफ और दुश्मनी वाली दोस्ती के जवाब में अपने दो तुरुप के इक्के चल दिए हैं, जिसने अमेरिकी सरकार की नींद उड़ा दी है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में वैसे तुरुप का तो एक ही इक्का होता है, लेकिन मोदी ने बादशाह ट्रंप और उनके गुलाम मुनीर के पत्तों की काट के लिए इस खेल में दो दो तुरुप के पत्ते जुगाड़ लिए हैं। अब बस सही वक्त पर चाल चलने भर की देर है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर यह वक्त है पावर प्ले का और मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शतरंज की बिसात और ताश के पत्तों के इस दिलचस्प खेल में क्या ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है? तो आइए इस पर बात करने के लिए सीधा जोड़ते हैं navbharatttimes.com के अपने सहयोगी दिनेश मिश्र जी को और बात उनसे करते हैं। तो दिनेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका पावर प्ले में। और दो तुरुप के इक्कों की बात की 52 पत्तों के इस खेल में, आपकी इजाजत से इन दोनों इक्कों के बारे में बिना लाग लपेट के सबसे पहले बता देते हैं। पहला इक्का रूस के कजान में हुई ब्रिक्स पर जो बैठक थी, अब किस तरह से आकार लेगा और मुश्किल खड़ी करेगा ट्रंप की। और दूसरा तुरुप का इक्का RIC, रशिया, इंडिया, चाइना का त्रिकोण, जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो देश भी टेंशन में आने वाले हैं। जी दिनेश जी, 52 पत्तों में एक ही हुक्म का इक्का होता है जी। मोदी के पास दो दो हुक्म के जी, उनके पास तो कई सारे तुरुप के इक्के, लेकिन दो तुरुप के इक्के अभी फिलहाल बहुत बड़े व्यापक लेवल पे हैं, जो कि इसमें पहल भारत को करनी है। एक ब्रिक्स है और दूसरा RIC। चलिए पहले ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स, आप ये समझिए कि अभी पूरी दुनिया की जो आबादी है, उस आबादी में 300 करोड़ की आबादी ब्रिक्स देशों की है। अच्छा। और $24 ट्रिलियन की ये अर्थव्यवस्था है। इसकी GDP $24 ट्रिलियन की है। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स देश, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके अलावा और भी देश हैं। हाँ, ये तो संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है। इनके अलावा 40 ऐसे देश हैं दुनिया के जो जिन्होंने इससे ब्रिक्स से जुड़ने की सहमति जताई है और वो जुड़ना चाहते हैं। 300 करोड़ की आबादी और $24 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जी। कितनी वजनदार है ये? अब आप ऐसे समझ लीजिए कि मतलब $24 ट्रिलियन जैसे किसी भी कई, मतलब अगर देखें तो 10 देशों की GDP के बराबर है। अच्छा। बड़े देशों की। ओके। तो अब इस लिहाज से अगर देख लीजिए तो ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये तब है जब ब्रिक्स अभी केवल इसमें ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना जैसे, और जो इसके क्या कहते हैं कि जो आगंतुक सदस्य हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जो सदस्य नहीं है, जो कि निमंत्रित किया जाता है उनको, वो आते हैं। हाँ, उनको आगंतुक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर ऐसे सदस्य जुड़ जाते हैं पूरी तरह, तो ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी। बिल्कुल। मैं आपकी बात को रोकते हुए एक और अपडेट ये दे देता हूं कि अमेरिका के ही एक बड़े शख्सियत की तरफ से, इकोनॉमिस्ट की तरफ से ये बयान, यानी कि अमेरिका की तरफ से ही एक ये बयान आया है, बड़े इकोनॉमिस्ट की तरफ से, अर्थशास्त्री की तरफ से, कि दुनिया के तमाम देश अमेरिका से दूर रहें और ब्रिक्स के सदस्य बने, यानी कि ब्रिक्स के अंदर भविष्य है, ये तक उन्होंने कहा है। जी जी। तो उसकी वजह ये है कि जैसे आप
इस समय पूरी दुनिया में डॉलर का दबदबा है। 90 पूरी दुनिया में 90% जो कारोबार हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है। तो अमेरिका इस वर्चस्व को, जाहिर सी बात है, अमेरिका चूंकि दुनिया की एक महाशक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बादशाहत को नहीं चाहेगा कि खत्म करें। लेकिन ब्रिक्स से उसको बड़ी चुनौती मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि पुतिन और जिनपिंग, ये दो बड़े नेता जो है चीन के और रूस के, इन दोनों लोगों ने इस बात पे जोर दिया कि ब्रिक्स देशों की अपनी अलग मुद्रा होनी चाहिए। यानी ब्रिक्स देश का जो कारोबार होगा, जो मतलब एक तो वो FTA होगा, मतलब फ्री ट्रेड होगा, और नो टैरिफ होगा, एक अलग मुद्रा होगी। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ सब कुछ फ्री होगा। एक चीज बताते हैं। पहली तो बात ये कि दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही होता है। मतलब आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आप डॉलर से खरीदोगे, अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो उसकी जो रकम राशि मिलेगी वो आपको डॉलर में ही मिलेगी। दूसरी चीज आ जाती है कि यूरोपियन यूनियन, जिसके 27 सदस्य देश हैं, ब्रिटेन उसमें हाल फिलहाल में अलग हो गया था, उन देशों में आपसी व्यापार के दौरान यूरो की मुद्रा चलती है। ठीक है, यूरो की मुद्रा को सहमति मिल गई, उसको परमिशन मिल गई, काम लगातार चल रहा है। लेकिन ट्रंप की गले की नस, जैसे मुनीर साहब बोलते हैं, उनके दोस्त या उनके गुलाम कश्मीर उनकी गले की नस है, तो ये गले की नस ट्रंप की क्या ब्रिक्स की मुद्रा है, और ब्रिक्स की मुद्रा को लेकर ही वो लगातार नाराजगी जताते रहते हैं कि ये डॉलर को कमजोर करने की और डॉलर के खिलाफ साजिश रची जा रही है। आप जब भी देखेंगे कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने वाला है तो ट्रंप के उल जलूल बयान आने लगते हैं। वो ब्रिक्स को बेकार बताने लगते हैं, ब्रिक्स को मतलब ये ऐसा संगठन मंच बताने लगते हैं कि ये इनएक्टिव मंच है, ये मतलब दुनिया का सबसे बेकार थका हुआ मंच है। इस तरह की बातें वो बहुत बार कर चुके हैं। उसकी वजह अमेरिका की घबराने की वजह यही है कि जो हमारा दबदबा बना हुआ है वो टूट जाएगा अगर ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार होने लगे। क्योंकि सारे देश, ज़्यादातर देश जो ब्रिक्स के हैं, जैसे इंडिया हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, या ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं जो पूरी दुनिया से आयात होते हैं, निर्यात होते हैं, सब चीज़। फिर इनके बीच ऑयल को लेके भी बहुत ऑयल रिच कंट्रीज हैं ये सब। तो यही दो चीज़ें हैं जो अमेरिका को भी बड़ा बनाती है। यही दो चीज़ें हैं जो चीन को भी बड़ा बनाती है। मतलब अमेरिका को कोई पूछेगा नहीं। जी। तो अमेरिका की परेशानी, मुश्किल यही है। और जो अभी यहाँ पे मैंने कहा कि 2002 से लेकर के 2020 तक इस ग्रुप के 20 से अधिक बार बैठकें हो चुकी हैं। अच्छा। तो ये बार बार ये ऐसी बैठकें हो रही, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये विदेश नीति, आर्थिक, व्यापार और सुरक्षा मामलों पर भी ये तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। यानी सुरक्षा मामलों की अगर मतलब बात हो जाए तो ये ऐसा हो सकता है कि अगर ये गठबंधन, ये संगठन आगे बढ़ता है तो जैसे नेटो देश हैं, यानी कि नेटो के सदस्य देशों में किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो नेटो देशों पर हमला माना जाता है, जिसमें यूरोप के देश शामिल हैं, अमेरिका शामिल है। तो हो सकता है समय पर अगर भरोसा बढ़ता है। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो ब्रिक्स के देश हैं, जैसे रसिया, इंडिया, चाइना, ये 3 देश बड़े देश हैं। ये तीनों ही देश मिलकर के रिक की गठन करते हैं। RIC, रूस, रूस, इंडिया, चाइना। तो ये रिक की मैं बात कर रहा हूँ कि रिक जो है सामरिक रूप से, सुरक्षा के रूप से वो नाटो की तरह से एक तरह का बर्ताव करेगा। यानी कि वही, अब हम ब्रिक्स के पहले तुरुप के इक्के के बाद दूसरे तुरुप के इक्के RIC की बात करते हैं, क्योंकि RIC की बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी हाल फिलहाल में ही जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर चीन के दौरे पर SCO सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तब चीन की तरफ से ये ऑफर आया था कि जो गलवान संघर्ष के दौरान RIC की बैठकें होना बंद हो गई थी, RIC को फिर से बनना चाहिए। ब्रिक्स और RIC में क्या फर्क होगा और RIC कैसे तुरुप का इक्का साबित हो सकता है दिनेश जी? जैसे ब्रिक्स और RIC में मूल जो अंतर है
वो सिक्योरिटी का है। अच्छा, जैसे ब्रिक्स जो देश हैं, वो ब्रिक्स देश क्या है व्यापार कि आर्थिक हमेशा कारोबारी हितों की बात करेंगे, फ्री ट्रेड की बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे, टैरिफ की बात करेंगे, या फिर और भी जो आयात निर्यात की बातें हैं, या सांस्कृतिक संबंध हो गए, उनके व्यापारिक संबंध हो, उनकी बात करेंगे। वहाँ सिक्योरिटी की बात नहीं होगी। अच्छा। लेकिन जो रिक है, RIC जो है, रिक में सबसे बड़ा रिक को क्यों चुनौती, रिक से टेंशन में क्यों है अमेरिका? क्योंकि रिक जो है नाटो के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। रिक जैसे नाटो का मेन क्या है, यूरोपीय देश है, और उनकी अगुवाई कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। तो रिक जो है तीनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। ठीक बात। रसिया, इंडिया, चाइना, और तीनों अगर जुट मिल गए और तीनों ने ये गठबंधन बना लिया कि साहब अगर हम पर कोई भी आंख उठा करके देखेगा तो हम फिर उसको मिल करके करारा जवाब देंगे। यानी कि नेटो सदस्य देशों ने तो अपनी एक कोटरी बना ली। हाँ, उसमें किसी को घुसने नहीं दे रहे। हो सकता है RIC आगे आने वाले समय में अगर इनके अंदर विश्वास बहाल होता है और इस तरह की ये संगठन बनता है कि रशिया, इंडिया और चीन ये तीनों मान जाएं कि भाई हम में से किसी पर भी हमला हुआ तो ये RIC पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसीलिए बाकी दुनिया के देशों को भी संरक्षण देने के लिए वो ये आमंत्रण दें, ये न्योता दें कि आप भी आइए, RIC का हिस्सा बनिए। फिर तो होड़ मच जाएगी पूरी तरह से RIC में शामिल होने वालों की, और नेटो की खाट खड़ी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। पुतिन ने भी खुद ये अपील की थी कि मोदी से जब मुलाकात हुई थी पिछली बार, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आप RIC को मजबूत बनाइए। इसको हम शुरू करते हैं, क्योंकि अमेरिका क्वाड बनाना चाहता था चीन के दबदबे को रोकने के लिए प्रशांत महासागर में। क्वाड जो है अमेरिका की अगुवाई में ही प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन को रोकने के लिए एक बड़ा संगठन है, और वो संगठन उसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, ऐसे अमेरिका हो गया। तो जहां जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये उस तरह के देश नहीं है सामरिक उससे जो एग्रेसिव देश जैसे कि रसिया है या चाइना है। हाँ, जापान के पास सेना दूसरे विश्व युद्ध के बाद नहीं थी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अब चौधरी जो है अमेरिका के पास शुरू से ही है कि भाई जापान के ऊपर जब भी कभी हमला होगा तो अमेरिका उसके बचाव में आएगा। लेकिन ये नीति उन्होंने बदल ली है। हाँ, वो शुरू कर रहे हैं अपनी भी सेना। बिल्कुल, और जरूरी है, वक्त की मांग भी है, क्योंकि जापान भी समझ गया है कि अमेरिका पर, ट्रंप पर या ट्रंप जैसे आने वाले किसी और अगले राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत RIC का भी सदस्य है, भारत क्वाड का भी सदस्य है। क्वाड को खड़ा किया गया था चाइना के विरोध में, लेकिन क्वाड की अगर बात करें, आगामी दिनों में क्वाड की जो समिट होने वाली है वो इंडिया में होने वाली है। अब उस बैठक को लेकर भारत किस तरह से दोनों ही संगठनों में अपनी पैठ बनाकर रख सकता है? क्या ये विरोधाभास नहीं है? अमेरिका नाराज नहीं हो जाएगा कि क्वाड में हमें भारत की जरूरत नहीं है? जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, भारत की विदेश नीति की बात करते हैं, तो भारत की विदेश नीति में पहली चीज है कि भारत राष्ट्रीय हितों और अपनी संप्रभुता से कतई समझौता नहीं करेगा। तो उस राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित का मतलब कि या उसकी संप्रभुता क्या है कि उसके मामलों में, किसी भी मामले में किसी बाहरी का दखल ना हो। अगर क्वाड के जरिए भारत को ये लगा या अमेरिका जबरदस्ती एक दबाव बनाने की या थोपने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है फिर ये भारत पीछे हटेगा। फिर वो RIC, क्योंकि भारत हर हाल में चाहता है चाहे रूस हो चाहे चीन हो, वो एक बराबर जैसा समझें और एक बराबर जैसा दर्जा दें और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की संप्रभुता और हितों से समझौता ना हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हाल फिलहाल में देखने को भी मिल रही है दिनेश जी, कि जहां भारत के प्रधानमंत्री या कहें कि भारत चीन से बात कर रहा है, भारत रशिया से बात कर रहा है, रूस भारत से बात कर रहा है, ये बड़े देश आपस में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप किससे बात कर रहे हैं? मुल्ला मुनीर से, पाकिस्तान से। मतलब अब ट्रंप की ये हैसियत आ गई है कि वो मुनीर के साथ डिनर कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जो है गलबहियां करते हुए कहीं तेल निकालने की बात कर रहे हैं, कहीं जो है न जाने F-35 की डील की बात हो रही है, और BLO को आतंकी गठबंधन घोषित करने की, संगठन घोषित तक कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं डामाडोल होती हुई स्थिति दिख रही है। कहते हैं कि जब आप हार रहे होते हैं या जब आप पीछे खेल में होने लगते हैं तो आप फड़फड़ाने लगते हैं, उल्टे सीधे फैसले लेने लगते हैं। वो ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं या जताना चाह रहे हैं कि जैसे कि भारत अगर उनका
दबाव नहीं मानता है, उनकी बात नहीं मानता है, रूस से तेल न खरीद, रूस से वो बार बार कह रहे हैं कि रूस से आप तेल मत खरीदो, अगर तेल लगाओगे तो तेल खरीदोगे तो हम बहुत भारी भरकम जुर्माना लगा देंगे आपके ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं वो बार बार ट्रम्प मुनीर साहब यानी जो गुलाम हैं बादशाह के, तेल लगा लगा कर उनको तेल निकालने का ऑफर तो मिल गया है कि तेल पाकिस्तान से निकालेंगे। पाकिस्तान का कौन सा तेल वो निकालेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और RIC हो या ब्रिक्स हो, ये ट्रम्प और मुनीर को पूरी तरह से तेल निचोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। पावर प्ले का आज के एपिसोड में आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।